आज हम लोग जो थोड़ा सा मई मतलब जून बाकी रह गया वो कर लेंगे और उसके बाद हम लोग मई की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो इस पेज में आइए और देखिए कि क्या है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, कौन सा मंत्रालय? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर। तो 15 जून को क्या हो गया? 15 जून को हो गया पवन दिवस। ठीक है, पवन दिवस। और 15 जून को बोला गया है कि पवन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया गया है और गुजरात को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान पर प्राप्त हुआ है। तो क्या हुआ? राजस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ, गुजरात को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ और तमिलनाडु को तीसरा प्राप्त हुआ। तो देखिए ये क्या बन गया? RGT, मतलब रजनीगंधा, रजनीगंधा तुलसी। तो बहुत लोग आप देखिएगा जो बिहार के होंगे तो उनको ऊर्जा तभी आएगी जब वो रजनीगंधा तुलसी खाएंगे। तो ऊर्जा आएगी तो रजनीगंधा तुलसी। RGT, तो आर से क्या हो गया? आर से हुआ राजस्थान, जी से हो गया गुजरात और तीसरे पे है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये रैंकिंग हो गया। और देखिए जो पीक फेंका जाता है, जो रजनीगंधा खा के लोग पीक फेंकते हैं, तो वो देखिए एकदम मुंह के बीचों बीच से फेंकते हैं, मतलब एक गोल सा मुंह बना लेते हैं और उससे फेंकते हैं। ठीक है, तो 15 क्या है? 15 मिड में है, 15 जून, और हवा में ही फेंकते हैं तो पवन दिवस। ठीक है, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में फर्स्ट पे कौन है? इसको सिंपल याद रखेंगे। ऊर्जा किससे मिलता है? मतलब कुछ लोगों को मिलता है रजनीगंधा तुलसी से। तो आर से राजस्थान, जी से गुजरात, टी से तमिलनाडु। ठीक है, और हम लोग एकदम बीचों बीच पीक फेंकते हैं, सांप टाइप, कोबरा टाइप। ठीक है, तो 15, तो बीचों बीच फेंकते हैं तो 15 जून। ठीक है, आगे आता है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब आर्क की खोज की है। ठीक है, तो सुंदरगढ़ तो प्राकृतिक मेहराब, मेहराब खोज भी है, तो देखने में अच्छा ही लगता है। मतलब आर्क जो होता है इस टाइप का जो बन जाता है उसको आर्क बोलते हैं। तो सुंदरगढ़ जिले में मिला। ठीक है, उड़ीसा में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि कितना वर्ष पुराना है। ठीक है, तो 184 मिलियन वर्ष पुराना है, 184। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि आईआईटी मद्रास ने प्रोजेक्ट काटरू को विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए कम लागत वाला मोबाइल उपकरण प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया है। इस उपकरण से प्रत्येक क्षेत्र में वायु स्तर का मापन किया जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल याद रखना है, काटरू पूछेगा कि काटरू, जो प्रोजेक्ट काटरू है वो किस चीज के लिए है या फिर कौन सा आईआईटी इसको डेवलप किया है। तो सिंपल है कि हम लोग देखते हैं कि जो मद्रास वाले लोग रहते हैं, जिसे मूवी वगैरह में दिखाता है, तो वो क्या करते हैं, एक इस टाइप का काटने वाला रखते हैं। देखिएगा इस टाइप का होगा, ऐसे घुमा रहता है, ऐसे, और यहाँ हैंडल रहता है। तो इस टाइप का काटने वाला लेके घूमते हैं और वो क्या करते हैं कि बोलते हैं ये अन्ना रसकला काट ही देंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट काटरू, तो काटने से याद रहेगा कि आईआईटी मद्रास, मतलब वो लोग बात करते हैं ये अन्ना रसकला काट देंगे। ठीक है, और रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना उप कार्यालय स्थापित किया। तो कैसे याद रखेंगे कि नागालैंड में रखा है? तो देखिए कोई भी जो बैंक है वो किसके पास जाएगी? नॉर्मल बैंक, जो प्राइवेट बैंक होती है, वो वहां जाएगी जहां अमीर लोग हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो भूखे नंगे लोग हैं। मतलब इसको फिर तीसरी बार भी बता रहे हैं कि हमेशा जो ये चीज करते हैं, न्यूमोनिक्स याद करवाते हैं, वो बस एक काल्पनिक चीज है, इसका निजी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है। तो जो रिजर्व बैंक, तो ये क्या है? नागालैंड, मतलब नागा मतलब नंगे लोग। ठीक है, तो नंगे भूखे नंगे लोग रहते हैं, तो यहाँ प्राइवेट बैंक तो जाएगी नहीं, तो कौन सी बैंक जाएगी? रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक क्या होती है? सरकारी बैंक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक नागालैंड जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं मई के लिए। ठीक है, तो मई में देखते हैं कि जो केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, नई दिल्ली में अपनी तरह के मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया।
अभी देखिए, अभी हम लोग मिलेट्स मतलब बहुत ज्यादा डिमांड में है। क्यों? कि मिलेट्स 2023 में इसको 2023 को मिलेट्स ऑफ द ईयर से भी नवाजा गया है यूएन द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मिलेट से इस बार क्वेश्चन आने का संभावना निश्चित ही है। तो नई दिल्ली में क्या खोला गया है? मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर। तो दो चीज याद रखिएगा, एक तो क्या है कि नरेंद्र सिंह तोमर, तो नरेंद्र सिंह तोमर क्या है? कृषि मंत्री है, तो ये कैसे याद रहेगा? तो याद कीजिएगा, पान सिंह तोमर भी पहले क्या था? पहले खेती करता था, और उसके बाद फिर आर्मी में गया, फिर डाकू बना। तो सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं, फिर तो नेता ये भी बन गए, मतलब कृषि मंत्री हैं। ठीक है। और एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कहाँ जाके होता है? दिल्ली में जाके तो एक्सपीरियंस होता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जाके हम लोग एस्पिरेंट बनते हैं, मतलब जो भी एस्पिरेंट होते हैं वो दिल्ली में जाके तैयारी करते हैं। ठीक है। और वहां से क्या करते हैं? एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खुलेगा? नई दिल्ली में। अब आ जाइए दूसरे पॉइंट पर। भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारी को आर्टिलरी रेजिमेंट, तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। तो देखिए क्या होता है कि आपकी उंगली में कितना हाथ होता है? 5। ठीक है। और एक वीडियो आता है, देखिएगा, कपल गोल्स का, कि लड़की क्या करती है कि लड़की अपना हाथ लड़का के हाथ में डाल देती है, मतलब दोनों एक साथ हाथ, वो 5 उंगली उसके 5 उंगली में घुस जाता है। तो 5 उंगली होता है। ठीक है। 5 उंगली होता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपका जिंदगी बर्बाद हो जाता है, आपकी जिंदगी में बम चलने लगता है। तो याद रखिएगा कि 5 महिला अधिकारी, 5 महिला अधिकारी तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया गया है इनको। ठीक है। तो सबसे पहले क्या कि मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हम लोग एक्सपीरियंस कहाँ से लेते हैं? हम लोग एक्सपीरियंस लेते हैं दिल्ली जाके। जितने भी बीपीएससी या यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं दिल्ली जाते, तो दिल्ली जाके। कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इसको याद रखिएगा, पान सिंह तोमर से पहले पान सिंह तोमर खेती करते थे। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री कौन है? नित्यानंद राय, बिहारी हैं, इंपॉर्टेंट है, ने मेघालय के जयंतिया हिल्स में दाबकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया। तो सबसे पहले इसमें दो चीज पूछ सकता है कि दाबकी भूमि का जो उद्घाटन है क्यों किया गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो इंडिया है, ठीक है, और जो बांग्लादेश है, उसमें क्या है कि बहुत सा जो भूमि है, बांग्लादेश हमारा दाब के बैठा हुआ है। ठीक है। बहुत सा भूमि क्या है? दाब के। दाब के मतलब क्या होता है? मतलब डिस्प्यूटेड है। जो हमरा हम लोग का 100th अमेंडमेंट हुआ था, 100th अमेंडमेंट हुआ था, वो बांग्लादेश के ही लिए हुआ था, इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को सुलझाने के लिए। तो हम लोग का जो ये था, जमीन था, वो क्या किया है? बांग्लादेश दाब के रखा हुआ है। तो दाब की भूमि आएगा तो सबसे पहले क्या याद आना चाहिए? कि बांग्लादेश के बारे में। उसके बाद क्या है कि मेघालय के जयंतिया हिल्स में। तो आप देखिएगा कि जो मेघालय है और जो इसका बॉर्डर है, वो दोनों काफी सटा हुआ बॉर्डर है। ठीक है। बांग्लादेश का। ठीक है। एक बार बोलिए तो दिखाई देते हैं, एक बार देखिएगा आप। गड़बड़ हो गया, फिर कभी दिखा देंगे। आगे चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चंडीगढ़ में भारत के पहले वायु सेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। क्या उद्घाटन किया? वायु सेना हेरिटेज। तो हेरिटेज, हेरिटेज सेंटर जो है, हेरिटेज किसको बोला जाता है? जो बहुत ज्यादा, मतलब जिसके लिए रिस्पेक्ट हो। तो हम लोग देखते हैं कि जो अभी अ, कौन सा ये था, रफाल, जो अभी रफाल आया था, वो कहाँ आया था? वो अंबाला, चंडीगढ़ के अंबाला में ही आया था। तो ये हम लोग के लिए क्या था? प्राउड मोमेंट था। तो चंडीगढ़ में क्या बनाया गया? हेरिटेज सेंटर। ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे इसको? कि वायुसेना का हेरिटेज सेंटर अगर आप पूछेगा आपसे, तो आप क्या पहले याद करोगे? हेरिटेज मतलब बहुत अच्छा, बहुत पुराना, मतलब विरासत टाइप का। तो जो हमारा ये था, रफाल था, तो वो सबसे पहले कहाँ लैंड हुआ था? चंडीगढ़ में ही। तो इसी कारण चंडीगढ़ का इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हो जाता है।
और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, ये तो लगभग सबको याद ही होगा। आगे आते हैं। केंद्रीय पत्तन और पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए क्या किया? हरित सागर का शुभारंभ किया। इसके उद्देश्य बंदरगाह के विकास और संचालन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। तो जो जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, वो क्या किए? हरित सागर एक जो हरित सागर का शुभारंभ किए, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है कि बंदरगाह के विकास एवं संचालन में इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा, ठीक है। आगे आते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सक्षम को लॉन्च किया। किस चीज को लॉन्च किया? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम। और कौन किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। तो याद रखिएगा कि स्वास्थ्य अगर आपका ठीक है, जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी बोलेंगे ना हम कि सक्षम है। हम सक्षम अपने आप को कब बोलेंगे? जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ठीक है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हम लोग बोलते हैं ना कि हम ये काम करने में सक्षम हैं। तो कब बोलते हैं? जब हम लोग बढ़िया रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय क्या किया? सक्षम लॉन्च किया। और ये क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत में सभी पेशेवरों को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना, मतलब ये डॉक्टर को भी सिखाएगा। अब आ जाते हैं। तेलंगाना सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक नई नीति शुरू की। इसका उद्देश्य राज्य को भारत में रोबोटिक्स के अग्रणी राज्य में स्थापित करना है। तो क्या देखते हैं कि रोबोटिक्स में, अच्छा देखिए, रोबोट में भी जो अभी का जो मशीन, रोबोट क्या है? मशीन है। और मशीन में भी क्या होता है? तेल डालना पड़ता है। अगर आप तेल नहीं डालोगे तो क्या होगा? अगर यार तेल या ग्रीस वगैरह नहीं डालोगे, तेल और ग्रीस वगैरह नहीं डालोगे तो वो जाम हो जाएगा। तो जो रोबोटिक्स का फ्रेम है, मतलब फ्रेम जो बॉडी, ये याद रखना, ये बस याद करवाने के लिए। स्टेट रोबोटिक्स फ्रेम, जो रोबोटिक्स का फ्रेम है, तो उसमें क्या डालना होगा? तेल। तो तेलंगाना सरकार ने रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक नई नीति को शुरू की है, ठीक है। तो एक तो तेलंगाना उसमें आ गया। फिर तेलंगाना में क्या है? हिंदू मंदिर बना। तो हम लोग पढ़े थे पिछले वाले में कि हिंदू हिंदू ही एकमात्र मंदिर है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरा, ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्ण हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी। तो हिंदू मंदिर भी तेलंगाना, तो हिंदू मंदिर में ही ना भाई हरे कृष्णा मंदिर है, मतलब हिंदू में ही तो राधा कृष्ण स्वामी वेंकटेश्वर ये सब जितने भी हैं वो किसमें? हिंदू मंदिर में ही आते हैं। तो हिंदू मंदिर का भी निर्माण कहाँ हुआ? जो 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर है, 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर है, उसका भी निर्माण कहाँ हुआ? उसका भी निर्माण हुआ तेलंगाना में। और हरे कृष्ण हेरिटेज टावर का भी निर्माण हुआ तेलंगाना में। और स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क का भी निर्माण हुआ है तेलंगाना में, ठीक है। आगे आते हैं। भारत में पहली बार नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य एससीओ देशों के बीच स्टार्टअप, रोजगार सृजन और नवाचार आदि को बढ़ावा देना है। तो भारत में पहली बार क्या किया? नई दिल्ली में एससीओ स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये वो सिंपल है कि शंघाई सहयोग संगठन जो है, तो उसका मतलब शंघाई, और इधर मतलब वो भी कैपिटल है शंघाई, और इधर भी कैपिटल क्या है? नई दिल्ली, ठीक है। तो दोनों लगभग कैपिटल ही हैं। और ज्यादातर ये सब कहाँ होगा? ये सब दिल्ली में ही होगा। आगे आते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर भारत का पहला रीडिंग लॉन्च। तो अगर पूछेगा कि सबसे पहला रीडिंग लॉन्च कहाँ लगाया गया, तो कहाँ लगाया गया? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। तो एक बात याद कीजिएगा कि हम लोग पढ़े थे बचपन में कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो मतलब ये पानी वानी जाते रहता था और उनको रोड पार करके जाना रहता था। इधर मतलब इधर उनका विद्यालय था, तो नदी पार करके जाना रहता था।
तो वो मतलब कपड़ा उपड़ा बांध लेते थे और उसका गठरी माथा पे रख के और ऐसे पार करके फिर जाते थे स्कूल। मतलब बहुत कष्ट किए पढ़ाई करने में लाल बहादुर शास्त्री। तो रीडिंग लॉन्च कहाँ होगा? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब जैसे इंदिरा गांधी वगैरह है, तो इंदिरा गांधी उतना कष्ट नहीं सही है, तो उनके हवाई अड्डा पे रीडिंग लॉन्च नहीं होगा। ये कष्ट सही है तो होगा। अब ये पूछेगा कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है कहाँ? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? शायद मुगल सराय में हुआ था। मुगल सराय में हुआ था। और मुगल सराय के ही बगल में क्या है? वाराणसी है। ठीक है। तो इनका कहाँ होगा? वाराणसी में होगा। आगे आते हैं कि एमआईटी वर्ल्ड पीस इंस्टीट्यूट ने पुणे में एशिया की सबसे पहली रिसर्च लैब का निर्माण किया है। ठीक है। कौन किसने किया? एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी। मतलब एमआईटी और प्लस वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, इसने क्या किया कि पुणे में सबसे पहले रिसर्च लैब। तो याद देखिए, पुणे में ही क्या है? पुणे में ही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है। ठीक है। तो वहां भी रिसर्च होता है इसके बारे में, और यहाँ भी क्या है? रिसर्च लैब ही है। ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा? रिसर्च होगा इसके बारे में। ठीक है। और रिसर्च में सबसे आगे कौन रहता है? एमआईटी। मतलब ये वाला, यहाँ वाला एमआईटी नहीं, वो वाला मैसेच्यूसेट्स वाला एमआईटी। ठीक है, जो अमेरिका में है। तो जितने भी साइंटिस्ट वगैरह जो हेवी हेवी स्टीफन हॉकिंग वगैरह ये सब थे, तो वो सब कहाँ थे? एमआईटी के ही थे। तो एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने पुणे में सबसे पहली रिसर्च लैब का निर्माण किया। और ये क्या करेगी? तो मुंबई के बगल में, मुंबई में ज्यादातर आप देखिएगा कि पेट्रोलियम और गैस उद्योग का ज्यादा कारखाना है, तो इसका प्रशिक्षण प्रदान करेगी। ठीक है। इसको कैसे याद करना है? ये रिसर्च लैब पूछा, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ पे है? तो पुणे में, तो पुणे में होगा। और पुणे में कौन सा इंस्टीट्यूट करेगा? तो एक ही इंस्टीट्यूट जानते हैं जो सबसे ज्यादा रिसर्च करता है, कौन सा? एमआईटी। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2030 का उद्घाटन किया। देखिए, जितना भी प्रदर्शन हम लोग मोदी जी को बोलते हैं ना, कि मोदी जी क्या करते हैं? प्रदर्शन बहुत ज्यादा करते हैं अपना, मतलब फोटो वोटो खूब खिंचवाते हैं। ठीक है। तो जितना भी प्रदर्शनी वाला काम होगा, हम लोग इससे पहले भी देखे थे कि जो ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का जो प्रदर्शनी था, उसका भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी किए थे। और ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय का भी जो प्रदर्शनी है, उसका भी कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी। और ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है। और इसमें ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित किया जाएगा। आगे आइए। 16 मई 2023 को तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिज में से एक का उद्घाटन एम के स्टॉलिन ने किया। ये 570 मीटर लंबा है, जो मामबलम रेलवे स्टेशन को टी नगर बस टर्मिनल से जोड़ता है। ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, एम के स्टालिन। तो सबसे पहले ये एम के स्टॉलिन याद रखना है। तो क्या कर रहा है? मामबलम, एम से मामबलम और टी से टी, क्या है? एम के स्टॉलिन लिख देना है। और एम से क्या हुआ? मामबलम। और टी से क्या हुआ? टी नगर बस टर्मिनल को जोड़ता है। पहला तो ये हो गया। और है क्या ये? एस से देखिए, एस से क्या हुआ? एस फॉर स्काईवॉक ब्रिज। ठीक है। एस फॉर क्या हो गया? स्काईवॉक ब्रिज। तो एम के स्टॉलिन से ही, नाम से ही क्लियर हो गया कि मामबलम को टी बस टर्मिनल से जोड़ेगा। और है क्या? स्काईवॉक ब्रिज। और कितना मतलब कितना मीटर लंबा है? तो देखिए, जो एस है वो देखने में 5 जैसा लगता है ना, तो 570। ठीक है। तो क्या हो गया? एम के स्टॉलिन, एम के कैसे याद रखेंगे? एम के स्टा स्टालिन। ठीक है। एम को क्या करेगा? टी से जोड़ेगा, तो मतलब मामबलम को क्या करेगा? टी स्टेशन से जोड़ेगा। और एस से क्या हुआ? ये स्काई वॉक ब्रिज है, उद्घाटन कौन किए? एम के स्टालिन। ठीक है। आगे आते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला शहर बन गया है। भोपाल में स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया लागू किया गया है, जो एसडीजी
में प्रगति की जांच करेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला शहर बन गया, मतलब लोकलाइजेशन। तो आपको याद रखना है, जैसे मेरा जो पढ़ाई हुआ है वो भोपाल से ही हुआ है, तो भोपाल एक्चुअली बहुत बढ़िया जगह है और वहां पे ज्यादातर आपको लोकल ही मिलेंगे वहां के। मतलब भोपाल में हर चीज ना नॉर्मल है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है तो बहुत ज्यादा लोग बाहर से वहां पे नहीं जाते। ठीक है, लेकिन ठीक ठाक इंडस्ट्री भी है, ठीक ठाक आपको नेचर वगैरह भी जो पेड़ पहाड़ पौधा ये सब भी है, ये सब भी है वहां पे। अच्छा, तो वहां पे स्थानीयकरण को अपनाने वाला है, तो स्थानीयकरण मतलब लोकलाइजेशन। तो वहां क्या है, लोकल लोग ज्यादा रहते हैं भोपाल में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सूरमा भोपाली। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सूरमा भोपाली, भोपाली। तो याद रखिएगा कि भोपाल में क्या है कि लोकल ज्यादा रहते हैं, तो भोपाल सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला, वहां पे स्थानीय लोग ज्यादा रहते हैं तो स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला शहर बन गया। केंद्रीय पर्यावरण वन और केंद्रीय पर्यावरण वन और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वन अनुसंधान शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। तो इसमें सिंपल याद रखना है, भू, भू मतलब क्या होता है, भू मतलब होता है जमीन। ठीक है, तो भूपेंद्र यादव क्या हो गए, भूपेंद्र में भू लगा हुआ है, तो भूपेंद्र यादव क्या हो गए, जलवायु परिवर्तन मंत्री हो गए। मतलब पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन, तो जो भी पर्यावरण होता है या वन होता है या जलवायु परिवर्तन होता है, ये सब किसके कारण होता है, मिट्टी के कारण होता है, और मिट्टी में ही वन लगा रहता है। तो वो भू से याद रखना है आपको कि सब चीज सॉइल पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो भूपेंद्र यादव हो गए, और ये क्या किए, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन, तो भू उनका नाम भी है, तो वो क्या करेंगे, भूमि परिवर्तन, भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, उसके आ जाते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या इजराइल में भी पानी का कमी है, और चेन्नई में साउथ साइड में भी देखिए, साउथ साइड में क्या है, पानी का बहुत ज्यादा कमी है। क्यों कमी है वहां पे, क्योंकि वहां पे पेरेनियल रिवर नहीं है। पेरेनियल रिवर का मतलब कम है बहुत ज्यादा, पेरेनियल मतलब कि सालों भर वहां पे नदी नहीं बहती है। जैसे अपने यहाँ हिमालय से जितनी भी गंगा नदी गंगा वगैरह ये सब जितनी भी नदी बहती है, हिमालयन रिवर्स जितनी भी होती है, वो साल भर पानी लाती है और साल भर बहुत अच्छे अमाउंट में पानी लाती है। लेकिन वहां ऐसा नहीं होता। तो कहाँ पानी का कमी होता है, तमिलनाडु में। हम लोग एनसीईआरटी में भी बचपन में पढ़े थे कि वो एक तमिलनाडु के गांव का बात किया था कि जहाँ पे जल की कमी है। तो उससे याद रखेंगे कि वहां भी जल की कमी है और इसराइल में भी जल की कमी है। तो भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एनईपी सारथी कार्यक्रम यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बेहतर पर्यावरण के लिए छात्रों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को एम्बेसडर चुना जाएगा। तो एक छोटा सा बात याद रखिएगा कि जो एनईपी है, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये क्या है, ये पहले का जो गुरुकुल सिस्टम था हमारा, अंग्रेज से पहले का, आप कभी पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो अंग्रेज से पहले का गुरुकुल सिस्टम था, उस टाइप का चीज है, जिसमें 5 क्लास तक आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी उसी टाइम से। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी क्या चाह रहे हैं कि हम लोग जैसे मतलब क्या बोलते हैं कि जैसे वोकेशनल का ट्रेनिंग पहले से शुरू किया जाए, पहले ही से आपको डायरेक्शन दे दिया जाए। और डायरेक्शन कब दिया जाएगा, जब आपके पास सारथी अच्छा रहेगा, जैसे कृष्ण सारथी थे। ठीक है, तो अच्छा डायरेक्शन मिला। तो वैसे ही एनईपी सारथी का सारथी कार्यक्रम किसके लिए है, यूजीसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बेहतर पर्यावरण के लिए है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन स्टार्ट करवाया है। तो जैसे यूजीसी करवाया, तो यूजीसी क्या होता है, मतलब जो कॉलेज का सर्टिफिकेशन देता है यूजीसी,
कॉलेज वगैरह का, अंडर ग्रेजुएट समझिए उसको। वैसे यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन होता है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट समझिए। तो हम लोग जब ग्रेजुएट में नहीं रहते, तो हम लोग को, जब हम लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा डायरेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। कोई अगर अच्छा बताने वाला होता है तो आपका प्लेसमेंट हो जाता है, और नहीं तो मेरे जैसा फिर यूट्यूब वीडियो बनाना पड़ता है तैयारी करते हुए। उसके बाद आगे आते हैं। हाल में ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है। तो क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो आप सुने होंगे कि हिमाचल प्रदेश में एक जगह है मनाली, ठीक है? या मनाली नहीं तो कसौल, याद रखिए। कसौल सबको पता होगा। कसौल में क्या होता है? कसौल में गांजा बहुत अच्छा मिलता है। गांजा ये सब ज्यादा मिलता है। और ये गांजा होता है क्या? सूखा नशा। जो सब बोलता है, मतलब हम नहीं बोल रहे, सब बोलता है कि नीतीश कुमार ज्यादा करते हैं, ठीक है? तो सूखा नशा होता है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो हिमाचल में क्या मिलता है? गांजा ज्यादा मिलता है। तो सूखा नशा है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होंगे? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुक्खू से सूखा नशा, ठीक है? और जो गांजा होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का पत्ता होता है। तो क्या होगा? ग्रीन हाइड्रोजन नीति। तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति कौन लाएगा? जहां ग्रीन कलर का पत्ता मिलता हो। तो ग्रीन कलर का पत्ता कहाँ मिलेगा? कसौल में, ठीक है? और उसके चीफ मिनिस्टर कौन है? सुक्खू। अब आ जाते हैं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है। तो सबसे पहले क्या कि देखिए, जो बाघ है, मतलब जो गांव का आदमी है, तो आप जो शहर का आदमी होता है वो ना शेर, लायन, बाघ ये सबको अलग अलग समझता है। हम लोग तो मिला जुला के सब हम लोग को सेम ही टाइप का लगता है, ठीक है? तो जो बाघ संरक्षण प्राधिकरण है वही क्या किया है? चीता प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, ठीक है? और जो चीता प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, तो चीता से चीता से क्या बनाएंगे? चित। और जो कृष्ण जी हैं, याद है? कृष्ण जी क्या किए थे? कंस को चित कर दिए थे। और कृष्ण जी का नाम क्या था? गोपाल। तो गोपाल क्या किए थे? चित कर दिए थे कंस को। तो जो चीता है, तो चीता से क्या है? चित। और राजेश गोपाल का गोपाल। तो चित कर दिए थे कौन? गोपाल, बाल गोपाल, ठीक है? और 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति था, 11 सदस्यीय। ये याद कर लीजिएगा, 11 क्या होता है? शुभ होता है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर चुना है। तो पहले का एक देखिएगा, सचिन तेंदुलकर का जो मिमिक्री आता है उसमें क्या बोलता है? वो आइला, आइला, और हंसते रहेगा, हा हा हा, इस टाइप का। तो हंसते रहता था हमेशा, इसलिए क्या है? स्माइल एम्बेसडर किसको बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को, ठीक है? और यह मौखिक स्वच्छता को भी बढ़ावा देने का अभियान है। तो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर कहाँ रहता है? तो महाराष्ट्र में रहता है। तो जो स्माइल एम्बेसडर है, तो स्माइल एम्बेसडर मतलब किस सरकार ने चुना है? तो महाराष्ट्र सरकार ने चुना है। किसको चुना है? तो सचिन तेंदुलकर को चुना है। फिर आगे आते हैं कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए। तो टॉमी, टॉमी मतलब टॉमी मतलब कुत्ता, ठीक है? टॉमी मतलब कुत्ता। और कुत्ता को अगर आप मतलब बुलाइए कि अरे टॉमी इधर आओ, और एक कोई ग्लोब टाइप का चीज, ग्लोब मतलब क्या? गोल टाइप का चीज अगर आप फेंक दो, तो एकदम पूरा रेस से जाएगा और उसको रेस से लेके आएगा, ठीक है? और जब आप उसके साथ दौड़ोगे, तो वो आपके पीछे रहेगा, मतलब वो सेकंड स्थान पर रहेगा आपके पीछे, मतलब सेकंड है। तो गोल्डन ग्लोब रेस पूरा कौन किया? तो गोल्डन ग्लोब रेस कौन पूरा करेगा? अभिषेक टॉमी, ठीक है? और कौन से स्थान पे रहेगा? तो दूसरे स्थान पे। तो कुत्ता पीछे पीछे आता है आपके, ठीक, आप आगे आगे रहते तो आप पहले, और अभिषेक टोमी सेकंड पे। उत्तर प्रदेश तो वैसे भी अभी देखिएगा कि राम जन्मभूमि बनी है, तो रामलैंड भी कहाँ बनेगी? उत्तर प्रदेश में, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। बाद बाकी जो इसका हाफ पार्ट है वो कल करवा दिया जाएगा, ठीक है? थैंक यू।